हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान के आज हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 30 प्रश्न चुन चुन कर लाया गया है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 देखना है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। कब देखिएगा? जब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद उसको देख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा, ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन है जो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गंगा में मछली पालना, बी ऑप्शन है गंगा में कपड़े धोना, सी ऑप्शन है गंगा में सौ डालना, डी ऑप्शन है यहाँ पे गंगा में रासायनिक अपशिष्ट डालना। तो यहाँ पे देखिए गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन कौन है। तो यहाँ पे गंगा में कपड़ा धोना, इससे भी प्रदूषण फैलता है। गंगा में सौ डालना, इससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को डालना, इससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो किससे प्रदूषण नहीं फैलता है, यानी बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में अगर आप मछली पालते हैं तो ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तरदायी कौन कौन है, तो ये तीनों क्या है, प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दो नंबर प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जैव निम्नकरणीय, बी ऑप्शन है अजैव निम्नकरणीय, सी ऑप्शन है अक्रिय, डी ऑप्शन है यहाँ पे पर्यावरण। तो यहाँ पे बताना है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ। जैसे पेपर हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ये क्या होता है, जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी सड़ गल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नकरणीय बोलते हैं। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है अजैव निम्नकरणीय। तो ये क्या होता है, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव निम्नकरणीय बोलते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक हो गया, नाखून हो गया, ये सब क्या हो गया, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको दोनों याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? बताना है कि सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पे है। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है नर्मदा, डी ऑप्शन है यहाँ पे ताप्ती। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बायोलॉजी में पूछा गया है, साइंस में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पे स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, यूरो 2 का संबंध किससे है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो यूरो 2 हुआ था सम्मेलन, उसका संबंध किससे है। ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो यूरो 2 का संबंध यहाँ पे पूछ रहा है किससे है, तो यूरो 2 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इतना आप लोग कर दीजिए, लाइक आप लोग क्या कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है बहुदिशीय, डी ऑप्शन है किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे बताना है कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। इसमें से बताना है कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है। ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्प। तो यहाँ पे बताना है कि तृतीय उपभोक्ता कौन है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जो हरे पौधे होते हैं उसको उत्पाद बोला जाता है। और हरे पौधे को कौन खाता है, तो यहाँ पे ग्रास हॉपर यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो ये जो घास को खाता है वो होता है हम लोगों का प्रथम
उपभोक्ता। और यहाँ पे देखिए जो ग्रास हॉपर यानी जो छोटे छोटे कीटों को खाता है, कौन खाता है, मेढक खाता है, तो जो कीटों को खाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाएगा यहाँ पे, तो सांप खाएगा यानी सर्प खाएगा, तो वो हो जाता है हम लोग का तृतीय उपभोक्ता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पाद होते हैं, और जो हरे पौधों को खाता है उसे हम लोग प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं। और यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े को खाता है जैसे मेढक हो गया, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और जो मेढक को खाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो जो सांप है वो क्या है, तृतीय उपभोक्ता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप का मतलब हो गया यानी साग सब्जी खाने वाले पदार्थों को क्या, जीवों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे शाकाहारी, बी ऑप्शन है यहाँ पे मांसाहारी, सी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वहारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे बताना है कि पादप यानी पेड़ पौधों को खाने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मांसाहारी किसे बोलते हैं, जो मांस से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। और सर्वहारा किसे बोलते हैं, जो सब कुछ खा जाए, जैसे यहाँ पे मनुष्य होता है साग सब्जी भी खा लेता है और यहाँ पे मांस भी खा लेता है, यानी सब कुछ खा लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वहारा बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। जो हमारा वायुमंडल है उसे कितने मंडलों में बांटा गया है, यानी कितने परतों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो हमारे वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया। और 5 वो परत कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो ये आपको साथ में याद रखना है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो 5 मंडलों में क्या किया गया है, बांटा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। पाराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। जो पाराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक आती है तो उससे मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होगा। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे देखिए जब पाराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाएगी तो मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होगा, यहाँ पे तो त्वचा का कैंसर उत्पन्न होगा। इतनी खतरनाक किरण है पाराबैंगनी किरण, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पाराबैंगनी किरण को पृथ्वी से आने से कौन रोकता है, पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, तो ये ओजोन परत होता है जिसे हम लोग O3 बोलते हैं। यही क्या करता है कि पृथ्वी तक आने से इसे क्या करता है, रोकता है। और ओजोन परत का जो लेयर होता है उसका भी अब क्षय हो रहा है, यानी धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। धीरे धीरे जब खत्म होगा तो पाराबैंगनी किरण सीधे यहाँ पे पृथ्वी तक आएगी और त्वचा का कैंसर नामक रोग यहाँ पे उत्पन्न होगा। और ये भी प्रश्न आता है कि ओजोन परत को क्षय कौन कर रहा है, तो ओजोन परत का क्षय कौन कर रहा है, तो CFC गैस यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब CFC गैस क्या होता है, तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी पूछता है प्रश्न में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे प्रशीतलक जिसे हम लोग फ्रिज बोलते हैं उसमें से सबसे अधिक निकलता है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा और आप लोग को याद भी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, मृत शरीर को पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मृत शरीर के पाचन करने वाले जीव होते हैं उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है यहाँ पे स्वपोषी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वहारा। तो यहाँ पे देखिए जो मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपघटक बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, यानी एक भी प्रश्न आप लोग मत छोड़िएगा, शुरू से अंत तक देखिए हमारे साथ और कमेंट आप लोग करते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। जो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, ये भी पूछता है कि टैनिन क्या है। तो टैनिन ये क्या होता है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी जो बेकार पदार्थ होता है उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, जिसका शरीर में कोई भी काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए पौधों में टेनिन कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है छाल में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे बताना है कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। तो जो पौधों की छाल होते हैं उसमें यहाँ पे जो टैनिन होता है, जो पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहाँ पे संचित होता है, पौधों के छाल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सर के लिए एक लाइक आप लोग कर भी सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है चलन, डी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे देखिए जो जीव हैं उनके लिए श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। अगर श्वसन नहीं करेंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्या है, तो जो श्वसन की क्रिया होती है, जो सांस लेने की क्रिया होती है, वो सभी जीवों के लिए जरूरी होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 13 नंबर प्रश्न है, पुरुष लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो पुरुष लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन होते हैं। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है यहाँ पे XY, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरुष लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे XY होते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए जो पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो स्त्रियां होती हैं उनका लिंग गुणसूत्र क्या होता है, वो XX होता है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। और यहाँ पे पूछता है कि गुणसूत्र कितने होते हैं शरीर में। अगर कितने होते हैं संख्या पूछे तो आप लोग संख्या 46 बताइएगा। अगर यहाँ पे पूछे कि मनुष्यों के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे जोड़ी पूछ दे तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर संख्या में पूछे तो 46। इसी में बच्चों को ये प्रश्न पता रहता है लेकिन कंफ्यूजन में वो गलत कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग जब परीक्षा में पेपर सोल्व कीजिएगा तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ के आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो याद किए हुए प्रश्न भी बच्चे गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है विस्थापन, डी ऑप्शन है संयोजन। तो यहाँ पे बताना है कि जो शरीर में हमारे भोजन का पचता है, भोजन का पचना होता है, वो किस अभिक्रिया के कारण होता है। तो वो उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो उसी समय हमारा भोजन क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं अंदर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुटेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा था कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन भी कौन सी अभिक्रिया है। इस श्वसन में भी ऑक्सीजन जुटता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो वो उपचयन अभिक्रिया होगा। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन यानी माइनस ऑक्सीजन निकलेगा, यानी उस ऑक्सीजन का उसमें से ह्रास होगा, वो अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन जुटे तो उपचयन अभिक्रिया, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी ऑक्सीजन उस पदार्थ में से निकले तो उसे अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो साथ में ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं जो पुरुषों में 46, यहाँ पे जो पुरुषों में 46 गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे डीएनए, बी ऑप्शन है यहाँ पे आरएनए, सी ऑप्शन है यहाँ पे डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो मनुष्य के गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन, ये तीनों से मिलकर जो मनुष्य का गुणसूत्र होता है वो बना होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में पाया जाता है। जो पराग कोश होता है उसमें क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है दल पुंज, बी ऑप्शन है बाह्य दल, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है स्त्री केसर। आपका तैयारी इतना बढ़िया करा देना है कि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे और एक भी सब्जेक्टिव ना छूटे। तो इसीलिए हम सब्जेक्टिव का भी क्लास ला रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे मन लगा के पढ़ाइए। अगर इस चैनल से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, ये हमारा गारंटी। अगर छूट जाए तो फिर आप आके हमें बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में पाया जाता है। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न जो हम पढ़ाते हैं उसमें से नहीं, मतलब एक भी प्रश्न मतलब वैसा नहीं होगा कि सभी प्रश्न इसी में से आएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, सभी प्रश्न इसी वीडियो में से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। जो माँ का रुधिर होता है यानी खून होता है उससे किससे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को,
बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है यहाँ पे शुक्राणु को। तो यहाँ पे बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो जो भ्रूण होता है, जो पेट में भ्रूण पलता है, उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, और शुक्राणु किसमें पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है अंडाशय में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो उसका निर्माण वृषण में होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ए ऑप्शन है 12 वर्ष में, बी ऑप्शन है 18 वर्ष की उम्र में, सी ऑप्शन है यहाँ पे 24 वर्ष की उम्र में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 30 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पे बताना है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जो जनन अंग होता है वो परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न ये देखिए यहाँ पे 20 नंबर एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। यहाँ पे बताना है कि कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है गुलाब, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे पपीता होता है जो एक लिंगी पुष्प होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे रेड कलर का ऐसा सब्सक्राइब बटन होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको दबा लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद कोना में ऐसे बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप लोग नहीं दबाइएगा तो कोई भी लाइव क्लास में आप लोग जुड़ नहीं पाइएगा, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा आप तो उस बेल आइकन को भी टच कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, ऑल पे दबा लीजिए। जब ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा तो जो भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो स्त्रियों में यहाँ पे बताना है कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे सी कॉमेंट बोल रहे हैं सी, तो उनका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर एंड्रोजन है। यहाँ पे बताना है कि एंड्रोजन है। ए ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग हार्मोन, सी ऑप्शन है यहाँ पे पाचक रस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, एक नरलिंग हार्मोन है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एंड्रोजन है वो क्या है, एक नरलिंग हार्मोन है, नर में ये सबसे अधिक पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 23 नंबर, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बताना है कि दिमाग का वो कौन सा भाग है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ए ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन है सेरिब्रम, सी ऑप्शन है मेडुला, डी ऑप्शन है यहाँ पे कैलोसोम। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है वो दिमाग का भाग है। तो इसमें से बताना है कि किसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। तो जो यहाँ पे सेरिब्रम है ये क्या है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है। यहाँ पे देखिए जब इंसुलिन में कमी हो जाए, यहाँ पे जोड़ लीजिए कमी, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह। तो यहाँ पे देखिए जब इंसुलिन के शरीर में कमी हो जाता है तो जो यहाँ पे शुगर यानी जो चीनी होता है उसका पाचन नहीं कर पाता है, और जब इसका पाचन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हम लोगों को शुगर हो जाता है। यानी यहाँ पे मधुमेह जिसे भी बोलते हैं। यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो शुगर हो जाता है, यानी मधुमेह हो जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यही इंसुलिन की क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। तो जब हम बाहर से शक्कर लेते हैं यानी चीनी लेते हैं तो उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, यहाँ पे मधुमेह हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे देखिए अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जिससे हम कंट्रोल अपने से नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो श्वसन होता है वो अनैच्छिक क्रिया है, इसे हम लोग कंट्रोल अपने से नहीं कर पाएंगे
और यहाँ पे देखिए जो लार आता है, जब हम किसी खाने खूब स्वादिष्ट खाना को देखते हैं तो अपने आप लार आ जाता है, जिसे हम रोक नहीं सकते, उसे अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हृदय का धड़कन है ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। हृदय के धड़कन को भी हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो अपने से ही धड़कता है, उस पर हमारा बस नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन, ये क्या है, हमारा अनैच्छिक क्रिया है जिसका अपने पे बस नहीं होता है। जो श्वसन को भी हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लार आना ये भी हम नहीं रोक सकते, और हृदय का धड़कन ये भी हम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो जो हम चबाते हैं, यहाँ पे लिखा है चबाना, ये क्या होता है, हम लोग खाते हैं तो चबाते हैं, तो इसे चाहे तो हम रोक भी सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इन सभी को हम लोग नहीं रोक सकते। तो ये चबाना क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। जो प्रत्यावर्ती चाप होते हैं वो कहाँ बनते हैं। ए ऑप्शन है मेरु रज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है पेट में। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रत्यावर्ती चाप है वो कहाँ पे बनते हैं। तो प्रत्यावर्ती चाप कहाँ पे बनते हैं, मेरु रज्जु में बनते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी को। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चे अभी ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या करें कि यहाँ पे आप लोग लाइव आना मत भूलें। यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे शाम में लाइव चलता है, फिर 7 बजे शाम में लाइव चलता है, और यहाँ पे सुबह 9 बजे यहाँ पे भी लाइव चलता है। तो इन तीनों क्लास में आप लोग लाइव आके जुड़ सकते हैं। और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगा, तो वही जो बेल आइकन होता है, अगर आप तक नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे जाइएगा आप लोग चैनल पे, तो वहाँ पे कोई भी वीडियो देखिएगा तो नीचे ऐसे सब्सक्राइब कीजिए रहिएगा, तो जो सब्सक्राइब बटन है वो ब्लैक हो जाता है, वहाँ पे एक बेल आइकन आ जाता है, तो उस बेल आइकन को आप लोग टच कीजिएगा। वहां पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास लेंगे 5 बजे 7 बजे या 9 बजे, तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा और आप लाइव में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन है। तो शरीर में प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को हम लोग किसे बोलते हैं, तो वो पीयूष ग्रंथि को होता है। जो शरीर में वो क्या होता है, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होता है, ये जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा दिमाग है वो किसके लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, सी ऑप्शन है यहाँ पे शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मस्तिष्क है वो उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी, हृदय के धड़कने के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यानी ये सभी कार्यों के लिए क्या होता है, मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। जब आदमी कोई ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है, तो वो ठीक से चल नहीं पाता है, तो वो जो मस्तिष्क दिमाग जो शरीर का संतुलन कंट्रोल करता है, जो मस्तिष्क का भाग, वो काम करना बंद हो जाता है। इसीलिए वो हिलते गिरते उठते बैठते यहाँ पे चलता है, सही से नहीं चल पाता है। ये सभी कार्य कौन करता है, मस्तिष्क ही करता है। जो सोचने का कार्य होता है और हृदय धड़कने का कार्य होता है और जो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य होता है, ये सभी मस्तिष्क ही करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो रक्त में उपस्थित होता है प्लेटलेट्स, वो क्या कार्य करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रक्त का बहाव, बी ऑप्शन है रक्त में थक्का बनाना, सी ऑप्शन है रक्त की कमी करना, यहाँ पे डी ऑप्शन है रक्त में संचय करना। तो यहाँ पे देखिए जो रक्त में प्लेटलेट्स होता है वो कार्य क्या करता है, तो वो कार्य क्या करता है, जब हमारा उंगली या कहीं पे कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलता है, और 1-2 मिनट के बाद वो ब्लड क्या होता है, नहीं निकलता है। उसके सामने यहाँ पे कुछ थक्का बन जाता है जहां पे कटा होता है, और उसके बाहर ब्लड नहीं निकलता है। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो वही प्लेटलेट्स कराता है, कि जो रक्त होता है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या होगा, वहां पे जहां पे कटा होगा वहां पे ये जाके जम जाता है, थक्का बना देता है, और रक्त का जो स्राव होता है उसे क्या करता है, रोक देता है। तो यही कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं में लाल
कौन बनाता है। यहाँ पे देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसको लाल कौन बनाता है। ए ऑप्शन है तांबा यौगिक, बी ऑप्शन है लोहा यौगिक, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लवण की यौगिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी की यौगिक। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो लाल हमारा रक्त यानी खून होता है, उसको लाल कौन बनाता है, तो उसको लाल कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में ही लौह अयस्क पाया जाता है, उसी के कारण जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे देखिए जो रक्त होता है वो लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि लाल खून दिखाई देता है, लाल जो रक्त होता है लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले एक बार फिर से बोल रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। जो कोशिका होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होता है। ए ऑप्शन है एडीपी, बी ऑप्शन है एटीपी, सी ऑप्शन है टीडीपी, डी ऑप्शन है पे पीडीडब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको सही कमेंट लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे ए बी सी ऐसे लिख के कमेंट कभी भी मत कीजिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है और समझ में भी नहीं आता है। आप लोग पूरा यहाँ पे नाम लिख के भेजिएगा जो आपको सही लगे इसमें से जवाब। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार और बोल रहे हैं आप लोग लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा तो इससे हमारा फायदा होगा। और अपने दोस्तों को बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लें तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।